स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है झारखंड के बारे में। लास्ट मोर देन 20 डेज से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के जो इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग में। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका लार्जर वे के अंदर में डिमांड है कि कुछ एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में जो इश्यूज़ हैं उनके द्वारा रेज किया गया। गवर्नमेंट ने अर्लियर फेज के अंदर में भी कुछ एग्जाम्स को कैंसिल किया था, बट लार्जर वे के अंदर में जिस एग्ज़ाम का डिमांड था कि झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाए, तो उस डिमांड को भी यहाँ पे एक्सेप्ट वो किया गया है। प्रोटेस्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक और डिमांड था कि एग्ज़ाम का जो इशू है उसको इंक्वायर करने के रिगार्डिंग सीबीआई को जो केस है वो हैंडओवर किया जाए, बट आप देखिए कि इस डिमांड को यहाँ पे एक्सेप्ट वो नहीं किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। और एक आईएएस का जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा जो कि एग्ज़ाम इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे एग्जामिन है वो करेगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड किस तरीके से ये न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, क्या बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर में, तो वहाँ पे जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसके बारे में डायरेक्टली वे के अंदर में मेंशन है क्या। तो आप देखिए कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो एज ए बेसिस के रूप से काम करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है उसको ग्रांट करने के रिगार्डिंग में डायरेक्टली वे के अंदर में आपको जो राइट टू प्रोटेस्ट का जो एफआर है फंडामेंटल राइट है वो नहीं अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हमारा जो आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में मेंशन करता है, तो आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप गवर्नमेंट के जो डिसीजन हैं उनको अपोज कर सकते हो, उनके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है उसको रेज कर सकते हो। आर्टिकल 19 के अंदर ही आपको यूनियन फॉर्मेशन का भी जो राइट है वो दिया गया है कि जिसके थ्रू आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन उसको यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। और आर्टिकल 19 के अंदर में आपको राइट टू मूवमेंट का भी राइट है कि आप अपना प्रोटेस्ट मार्च है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक जो एफआर हैं वो एज ए बेसिस के रूप से काम करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट को ग्रांट करने के रिगार्डिंग में। डायरेक्टली वे के अंदर में नहीं मेंशन है, हो सके यूपीएससी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में एग्जाम रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हैं वो इमर्ज हुए हैं, क्या जो लार्जर यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज होते हैं एग्जाम के जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि लास्ट मंथ दिल्ली के अंदर में नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं उन्होंने रिज़ाइन किया उस प्रोटेस्ट के बाद में। उसके लेटर फेज में आपको झारखंड के वहाँ पे प्रोटेस्ट मिलेगा। कंट्री के जो अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे रिक्रूट एग्ज़ाम का जो फेयरनेस है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं बार बार रेज हैं वो हुआ करते हैं। तो एग्ज़ाम रिलेटेड ये जो इश्यूज़ हैं वो डीप रूटेड हमारे सिस्टम के अंदर में एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड ये जो इश्यू हैं वो डीप रूटेड हमारे डीप रूटेड जो सिस्टम के अंदर में एग्जिस्ट हैं वो करते हैं। अब इन इश्यूज़ को किस तरीके से यहाँ पे डील किया जाए, हर एक आप देखिए कि जो यहाँ पे इशू है उसका उसका एक एग्जामिन होना चाहिए, उसको रिजोल्व करने का गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश है वो किया जाना चाहिए। स्पेशली आप भी देखिए कि आप यूपीएससी के अलावा अगर पीसीएस के एग्ज़ाम को भी प्रिपेयर करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो साइकिल प्रोसेस है वो एग्जैक्ट नहीं हुआ करता। जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर में आपको एक रेगुलर बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है, उस तरीके से पीसीएस के अंदर में ये नहीं हुआ करता है। तो एक डिले प्रोसेस आपको मिला करता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर में डिलेड प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड आप देखिए कि जो साइकिल है वो कम्प्लीटली फिक्स नहीं है, एग्ज़ाम का जो साइकिल है उसका फिक्स नहीं होना। तो इन सब इश्यूज़ को कैसे यहाँ पे रिजोल्व किया जाए, एक फिक्स यहाँ पे जो टाइम टेबल है कि ईयर बेसिस के ऊपर में कैसे एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होंगे, तो टाइमली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। एग्ज़ाम कंडक्ट के बाद में भी इश्यूज़ हुआ करते हैं कि काफ़ी बार जो लोग हैं उनका रिजल्ट आ चुका है उनको ज्वाइनिंग है वो नहीं दिया जाता है। पर ज्वाइनिंग को देना आप देखिए कि गवर्नमेंट का वर्क हुआ करता है, गवर्नमेंट के ऊपर में वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब उनको ज्वाइनिंग है वो प्रोवाइड करे। ये आपको स्टेट्स के अंदर में बेसिकली है वो मिला करता है, तो उसको भी टाइमली वे के अंदर में इम्प्लीमेंट किया जाए, टाइमली वे के अंदर में उनका जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट हो। तो ये सब इश्यूज़ को रिजोल्व करने का ज़रूरत। और अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखें तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंस इस वजह से है, एक तो आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है वो यूथ कंट्री है कि यूथ का जो पॉपुलेशन है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में हुआ करता है।
जैसे जो प्रेसिडेंट मैम के द्वारा एड्रेस किया गया था रिसेंटली, जो नेशन को एड्रेस किया जाता है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, तो उन्होंने अपने अपने जो एड्रेस है उसमें मेंशन किया था कि अंडर 35 एज का जो पॉपुलेशन है वो 65% के आसपास जो ओवरऑल पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट है वो किया करता है। तो यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट है वो टाइमली वे के अंदर में प्रोवाइड किया जाए, एक साइकिल है वो फिक्स होना चाहिए, जिससे कि आप देखिए कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम लार्जर वे में यूटिलाइज कर सकें, हमारा जो विकसित भारत का जो विजन है उसके रिगार्डिंग में। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हमें यूटिलाइज करना है तो यूथ को टाइमली वे के अंदर में एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है इनको भी डाइवर्सिफाई है वो किया जाए। अब डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत क्यों है? एक तो आप देखिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वही यहाँ पे सब कुछ नहीं है, अदर एरियाज़ के अंदर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो लार्जर वे के अंदर में हो, तो जिससे कि हमारा जो लार्जर यूथ पॉपुलेशन है उसका वहाँ पे इंगेजमेंट हो सके, उसका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो मिल सके। तो इस तरीके से यूथ पॉपुलेशन को एक फिक्स साइकिल के अंदर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उसको डाइवर्सिफाई भी है वो किया जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ज़रूरत है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, एक या दो पॉइंट हैं उनको और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि झारखंड के बारे में मेंशन है, हमारे जो ये 3 स्टेट्स हैं जिनको कि 2000 के समय में क्रिएट है वो किया गया था। कौन कौन से 3 स्टेट हैं? बिहार से अलग होकर झारखंड है वो बनता है। एक मिनरल रिच ये स्टेट आया करता है, काफ़ी सारे जो हमारे एनर्जी मिनरल्स हैं वो इस झारखंड के वहाँ से निकाले जाते हैं, तो माइनिंग का एक्टिविटी है वो भी हुआ करता है। तो उन एरियाज़ के अंदर में भी एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाए इस स्टेट के अंदर में, ये भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है वो हो सकता है। तो 2000 के समय झारखंड बनता है बिहार से अलग होके, छत्तीसगढ़ बनता है मध्य प्रदेश से अलग होके, और उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया था उत्तराखंड उसके अंदर में आया करता था, तो वहाँ से उत्तराखंड है उसको क्रिएट है वो किया गया। तो क्या स्टूडेंट्स ये जो हमारे जो स्टेट्स हैं ये हमारे शेड्यूल 5 के अंदर में आया करते हैं क्या? क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन का भी वहाँ पे प्रेजेंस है। शेड्यूल 5 के अंदर में जब हम शेड्यूल एरियाज़ के बारे में रीड करते हैं कि जो शेड्यूल एरिया हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर में आया करते हैं, यहाँ पे आपको जो 10 स्टेट्स हैं वो मिलेंगे। 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल एरिया है उसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया है। तो कौन कौन से वो स्टेट हैं? एक तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है, एक तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर में तेलंगाना भी आया करता था, बाद में तेलंगाना अलग से स्टेट बनता है। तो आप देखिए कि तेलंगाना भी इसका पार्ट है, शेड्यूल 5 के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। झारखंड भी है उसके अंदर में एग्जिस्ट किया करता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ है, गुजरात का एरिया है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा स्टूडेंट्स राजस्थान है, राजस्थान के अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उड़ीसा इसमें आया करता है, और हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश है। तो 3, 3, 6, 7, 8 और 9, 10 इस तरीके से ये 10 स्टेट हैं वो यहाँ पे आया करते हैं शेड्यूल 5 के अंदर में, शेड्यूल एरिया वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देखा, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर का जो मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। जब भी उस स्टेट के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो वहाँ पे एक जो मिनिस्ट्री है वो ट्राइबल वेलफेयर का होना चाहिए, जिससे कि ट्राइबल्स का जो संख्या है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनका वेलफेयर वर्क है वो हो सके, स्कीम्स का जो टाइमली वे के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ पे हो सके। तो कौन कौन से वो स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है वो आया करता है इसके अंदर में, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड आया करता है, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड है, मध्य प्रदेश इसका पार्ट है, और उड़ीसा है, और उड़ीसा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बुक रीड करते हो तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसी के आसपास आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में एक चैप्टर है, उसके अंदर में ये इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। ओरिजिनली आप देखिए कि जो झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था तो उस दौरान में बिहार भी इसके अंदर में आया करता था कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो, बट 94th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू बिहार को इस एरिया से, इस ये जो प्रोविज़न है उससे रिमूव है वो कर दिया गया कि वहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है। अगर वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ का जो मिनिस्टर है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, वो अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
बट कंपलसरी नहीं है कि उनको इस तरीके से मिनिस्टर को अपॉइंट ही करना होगा इस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें, नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के ही पर्सपेक्टिव से। बिहार के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में क्या बताया गया, स्टीम पीट का जो इंसिडेंट है, भगदड़ की वजह से जो डेथ हुआ करती हैं, तो एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है बिहार के अंदर में। लेखासराय नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अशोक धाम नाम का कोई टेम्पल है। तो श्रावण का जो मंथ है, जो आप देखिए कि हमारा जो कैलेंडर हुआ करता है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग में, तो उसमें श्रावण का जो मंथ आया करता है जिसको कि एक ऑस्पिशियस मंथ के रूप से कंसिडर करते हैं। मानसून के समय में लॉर्ड शिवा का वर्शिप है वो किया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहुँचे, तो आप देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है, जो प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए किसी भी रिलीजियस साइट के ऊपर में, वो नहीं हुआ होगा। ज़्यादा लोग होने की वजह से स्टीम पीट का जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ और कुछ लोगों का कैजुअलिटी हुआ। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो न्यूज़ है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्यों हमारे कंट्री के अंदर में बार बार ये स्टीम पीट के जो इंसिडेंट है वो होने लगते हैं, क्या इश्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्टीम पीट के रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि पहले भी हमने काफ़ी बार रीड किया है, और अगर हम यहाँ पे जो डाटाज हैं उनको एनालाइज करें तो आप देखिए कि रीजन जो एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं कि क्राउड का सडनली वहाँ पे सर्ज होना, कि क्राउड है वो सडनली वहाँ पे इंक्रीज है वो करता है, सडनली वहाँ पे क्राउड का इंक्रीज करना। क्योंकि किसी भी अगर कोई भी आप देखिए कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसका एक समय हुआ करता है, एक पीक क्राउड का एक समय आपको मिलेगा। आप अपने हाउस होल्ड के अंदर में भी कोई नॉर्मल आप देखिए कि वेडिंग को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसमें भी एक पीक समय होगा जब आपको मोर पब्लिक है वो वहाँ पे प्रेजेंट है वो रहेगा। तो क्राउड का सडनली सर्ज होना उस पीक टाइम के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि कोई पैनिक क्रिएट होना, कोई पैनिक वहाँ पे क्रिएट हुआ किसी इश्यू की वजह से, तो वो भी एक रीजन हुआ करता है काफ़ी बार ये भगदड़ होने की वजह से। रिलीजियस गैदरिंग है, रिलीजियस गैदरिंग से तो आप देखिए कि वैसे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करते हैं। सेकंड आपको रिलीजियस गैदरिंग के अंदर में क्या मिलेगा कि वहाँ पे जो पब्लिक है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में आया करती है। तो टोटल हमारे जितने भी ऐसे इंसिडेंट है भगदड़ के उनको अगर हम काउंट करते हैं तो 79% के आसपास जो जो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ जो हुआ करती हैं वो रिलीजियस गैदरिंग के अंदर में आपको मिलेगा, जिसमें आपको इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए ने आप देखिए कि अपना गाइडलाइंस को भी रिलीज किया है कि इस तरीके से ऐसे इश्यूज हैं उनको डील करना चाहिए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इश्यू है किसी भी एरिया में अगर पब्लिक गैदर होता है, पब्लिक ऑर्गेनाइज होता है, तो उसके रिगार्डिंग में वो गाइडलाइंस को रिलीज करें। वहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। क्राउड मैनेजमेंट एक डिफरेंट सब्जेक्ट भी होना चाहिए, डिफरेंट एरिया ऑफ ट्रेनिंग के अंदर में भी इंक्लूड होना चाहिए जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रेनिंग के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस के ऊपर में जो ड्रिल हैं वो भी कंडक्ट की जानी चाहिए, जिससे कि जो 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 पर्सन इस ऐसे जो सिचुएशन है उसमें इंगेज हुआ करते हैं उनको भी यहाँ पे जानकारी है वो हो सके कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को बचाना है, अपने आप को प्रिवेंट है वो करना है। तो ये कुछ हमने सॉल्यूशन देखे, एनडीएमए का गाइडलाइन है, लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमरजेंसी ड्रिल है वो यहाँ पे कंडक्ट होनी चाहिए। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक देखा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में रीड किया है। तो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट आया करता है, सब्जेक्ट मीन्स एक टॉपिक है कि जो पब्लिक ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में आता है, क्या वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट के अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में है, या स्टेट का जो लिस्ट है उसमें आया करता है। तो स्टूडेंट जब भी हम पब्लिक ऑर्डर के बारे में देखेंगे, पब्लिक ऑर्डर ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, स्टेट लिस्ट में ये एग्जिस्ट करता है। और इसी सब्जेक्ट को आप दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी रीड करते हो काफ़ी बार कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के हैं बट वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो तीन वो सब्जेक्ट हैं, दिल्ली का जो पुलिस है, पुलिस के अलावा वहाँ पे जो ज़मीन के जो इशू हैं, लैंड के जो इशू हैं, और आप देखिए कि वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के डोमेन में नहीं होते हैं। ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का आया करता है। तो ये हमने यहाँ पे स्टीम पीट का जो इंसिडेंट है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने
पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस विंग है आईएसआई, वहाँ के द्वारा जिस तरीके से जो गैंग्स हैं उनको यहाँ पे ऑपरेट करने के रिगार्डिंग में जो फंडिंग प्रोवाइड किया था, या उनसे रिलेटेड जो पर्सन हुआ करते थे, उनको आप देखिए कि डिसमेंटल किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने। काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे उठाया गया है, उनसे भी जो इंक्वायरी है वो किया जाएगा सिक्योरिटी का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये न्यूज़ है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि पाकिस्तान बेस कोई गैंगस्टर हैं, उनका ये बेसिकली ऑपरेटिव ये जो एरिया है वो हुआ करता था, उसके रिगार्डिंग ये पर्सन है उससे इंगेज थे, जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको डिटेन है वो किया गया है। अब आपने ये जो गैंगस्टर है उसका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इन्होंने पहले भी हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, जैसे अम्बाला के वहाँ का एक इंसिडेंट है, एक कोई यूट्यूबर पर्सन हुआ करता था, उसके हाउस के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें भी इनका किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट वो हुआ करता था। बट जब नवंबर के समय में 2025 का जो नवंबर था, उस दौरान में आप देखिए कि रेड फोर्ट का जो एरिया है वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अरेस्ट किया था। और आप देखिए कि अच्छे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर में उनका एनरोलमेंट था, उसके अंदर में वो उसमें वो हुआ करते थे, बट फिर भी वो इस तरीके के टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन था। तो उस दौरान में एक टर्म है वो न्यूज़ में आया था जिसको हम बोला करते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। वाइट कॉलर टेररिज्म क्या हुआ करता है? वाइट कॉलर टेररिज्म हुआ करता है कि ऐसे लोग जो कि आप देखिए कि नॉर्मल वे के अंदर में सोसाइटी में रहा करते हैं, वो टेरर एक्टिविटी के अंदर में इंगेज हैं या नहीं हैं, उनको डिटेक्ट करना एक वन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क है वो हुआ करता है। तो वाइट कॉलर टेररिज्म है, इसको डील करना वन ऑफ द इश्यू है। वैसे टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी है टेररिज्म के रिगार्डिंग में एग्जिस्ट है वो किया करता है। गवर्नमेंट ने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि ऐसे जो नए न्यू वे के अंदर में ये जो थ्रेड्स इमर्ज हुए हैं उनको डील किया जा सके? जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें नंबर्स का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। और भी गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी का जो विंग है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन सभी को जो हमारा करेंसी है, करेंसी का जो फेक करेंसी का जो यहाँ पे स्प्रेड होता है उसको रोकने के लिए भी जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं वो चलाए हैं गवर्नमेंट ने। यहाँ पे वो इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए कि काउंटरफीट करेंसी है उसको कैसे रोकना है, कौन से इनिशिएटिव हैं, तो जिससे कि आप अपने आंसर के अंदर में उनको कोट हैं वो कर सको। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम रीड करें तो बिहार के अंदर में अभी एक सीट के ऊपर बाईपोल हैं वो हुए थे, तो उसमें जो पर्सन वहाँ पे इमर्ज हुए उन्होंने ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया है। अब इस न्यूज़ को अगर हमने इंक्लूड किया है तो उसके बिहाइंड में जो रीज़न है वो क्या है कि जब भी कोई पर्सन एज ए एमएलए के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इलेक्ट होता है तो उसका ओथ प्रोसेस कौन कैरी आउट करता है? क्या गवर्नर के द्वारा उनका ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है क्या? आप देखिए कि गवर्नर जो ओथ को एडमिनिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन मिनिस्टर बनता है, कोई पर्सन है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा या मिनिस्टर बनेगा, तो उसके रिगार्डिंग में जो ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको गवर्नर के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। बट कोई पर्सन एज ए एमएलए के रूप से इलेक्ट होता है तो उसका ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल समय के अंदर में, तो आप देखिए कि इलेक्शन के बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो जो नए एमएलएज हैं उनको ओथ के रिगार्डिंग में एक प्रो टाइम स्पीकर है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक प्रो टाइम स्पीकर है वो बनाया जाता है, जो लार्जर वे में एक सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उसको अपॉइंट किया जाएगा, वो सभी लोगों का ओथ करवाएंगे जब तक स्पीकर का जो इलेक्शन है वो होगा, और स्पीकर हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर फ्यूचर में कैरी आउट है वो करेंगे। बट बाईपोल के समय में यहाँ पे आपको जो ओथ प्रोसेस है वो स्पीकर के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा, स्पीकर ही ओथ को कैरी आउट है वो करवाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रीड किया। आप देखिए कि बिहार के अंदर में 2 हाउस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बाइकैमरलिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एमएलसी हैं वो भी हुआ करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में है कि एलिफेंट्स का जो मूवमेंट है, जो ट्रेडिशनल उनके रूट हैं जहाँ से एलिफेंट मूव किया करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर में किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज है, कोई रेस्ट्रिक्शन है वो तो नहीं है। इसको एग्जामिन करना है, इसका एक सर्वे है उसको कैरी आउट करना है सभी स्टेट्स को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर है वो इश्यू किया है, एलिफेंट्स के कॉरिडोर हैं, एलिफेंट्स का जो रूट है उसके रिगार्डिंग में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अब ये यहाँ पे क्यों किया गया? क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से ऐसा न्यूज़ रहे थे कि कुछ एरियाज़ के अंदर में जो फायर बॉल्स हैं उनको यूज किया जाता है, एलिफेंट्स का जो मूवमेंट है उसको वहाँ पे डिस्टर्ब करने के रिगार्डिंग में,
क्योंकि एलिफेंट्स काफ़ी बार उन एरियाज़ में मूव करते हैं जहाँ पे लोग अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अपना जो हैबिटेशन है, अपना जो घर है उस एरिया के अंदर में सेटअप किया है। अब ये एलिफेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बीइंग उन एरियाज़ के अंदर में एनक्रोच किया है जहाँ पे पहले एलिफेंट्स का रूट है वो हुआ करता था। और अब उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए आप देखिए कि काफ़ी बार ऐसे जो जो थिंग्स हैं वो यूज करते हैं जो कि उनके उनके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इश्यूज़ को क्रिएट करता है। अब ये ऑर्डर दिया गया एग्जाम के रिगार्डिंग में, आपको क्या पता होना चाहिए? जब हम एलिफेंट के बारे में रीड करते हैं तो आपको कुछ बेसिक्स यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि एलिफेंट हमारे एज ए जो कंट्री का जो सिंबल है उसके रूप से भी यूज किया जाता था। बट जब हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो पावर के अंदर में आते हैं और जब उन्होंने मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव चलाया था, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, जिससे कि इंडिया के अंदर में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जा सके, लार्जर वे में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो, हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो, तो मेक इन इंडिया के अंदर में आप देखिए कि उन्होंने सिंबल को चेंज किया और टाइगर वहाँ पे जो शो है वो किया गया था मेक इन इंडिया का जो सिंबल है वहाँ पे। क्योंकि एलिफेंट को उन्होंने बताया कि लार्जर एनिमल है, बट आप देखिए कि वो वन काइंड ऑफ जो लिथार्जिक या जो उसको वहाँ पे लिथार्जिक है वो हुआ करता है। टाइगर को एक्टिव वे के अंदर में उन्होंने कंसिडर है वो किया था। एलिफेंट इस तरीके से सिंबल के रूप से भी यूज हुआ करता था। 1992 के समय में प्रोजेक्ट एलिफेंट वो चलाया गया। 1992 के समय में प्रोजेक्ट एलिफेंट वो चलाया गया। उस समय हमारे यहाँ पे जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो काफ़ी कम हुआ करते थे। बट आप देखिए कि जो कंटिन्यूस कंजर्वेशन की वजह से, इनको कंजर्व करना, इनिशिएटिव्स को चलाना, इसकी वजह से जब हम वाइल्ड एरिया के अंदर में एशियन एलिफेंट को रीड करते हैं तो अराउंड 60% का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर में हुआ करती है। और प्रेजेंट समय में हमारे जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनका संख्या है वो 31 है। 31 एलिफेंट रिजर्व हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कंट्री के अंदर में। क्या कोई रिसेंटली एलिफेंट रिजर्व हैं उनको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो एक तो आप देखिए कि कर्नाटक के वहाँ पे एक मेगा जो नागालैंड का एरिया है वहाँ पे, और नागालैंड के अलावा स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ के वहाँ पे भी 3 जो नए एलिफेंट रिजर्व हैं जो रिसेंटली रिकॉग्नाइज किए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं। तो जो कर्नाटका के वहाँ का जो रिजर्व है उसका नाम है डेंडेली। डेंडेली उस रिजर्व का नाम है, एलिफेंट ये रिजर्व है। सिंगफॉन नाम से जो जगह है वो नागालैंड के वहाँ पे है। सिंगफॉन जो है वो नागालैंड के वहाँ पे है। और लेमरू नाम से एक एलिफेंट रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ के वहाँ पे है। जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में है, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर में है ये टॉपिक। और कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अभी जो रिसेंटली जो ये रिजर्व हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके IUCN स्टेटस के बारे में, तो एज ए एंडेंजर्ड के रूप से ये एग्जिस्ट करता है। एंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में भी इसको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें इसको प्रोटेक्ट किया गया है। जो साइट्स का जो अपेंडिक्स आता है, अपेंडिक्स 1 के अंदर में इसको प्रोटेक्ट है वो किया गया है। तो इस तरीके से इसका प्रोटेक्टेड स्टेटस है, कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं जिससे कि इसको बचाया है वो जा सके। यूपीएससी ने क्या कभी क्वेश्चन पूछा था एलिफेंट के बारे में, तो 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें एक सवाल पूछ लिया था और एलिफेंट का जो बिहेवियर है उसके रिगार्डिंग में वो क्वेश्चन पूछा था कि इनका ये जो ग्रुप हुआ करता है, जो फोटो में भी शो किया गया है, इसको लीड कौन करता है? तो आप देखिएगा एलिफेंट का जो सोसाइटी होता है वो मेट्रियार्कल सोसाइटी होता है कि मदर एलिफेंट के द्वारा ग्रुप को लीड है वो किया जाता है। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है, मदर एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड है उसके बारे में क्वेश्चन था। सब वन ऑफ द लार्जेस्ट ये गेस्टेशन पीरियड होता है 22 मंथ के अराउंड में। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे 2020 के प्रीलिम्स के अंदर में, वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रॉप का जो फसल के ऊपर में जो लोन लिया गया था उसको वेवर किया है। 75,000 के आसपास जो कर्ज का जो माफ़ी है वो किया जाएगा। तो ये उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। इसके भी कुछ कंडीशंस होंगे। एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम आपसे इस तरीके से कंडीशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा। बट आपको यहाँ पे जो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए। क्या हमें यहाँ पे कर्ज माफ़ी है वो करना चाहिए क्या किसानों का, या जो इंडस्ट्रियल जो पर्सन है उनका यहाँ पे कर्ज माफ़ी होना चाहिए क्या? तो आप देखिए कि कर्ज माफ़ी है वो नहीं होना चाहिए। बार बार हमारा जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो मेंशन करती हैं। रिपोर्ट्स इस वजह से मेंशन करती हैं
एक तो जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, डेब्ट टू जीडीपी का जो रेशियो है उसको ये इंक्रीज करेगा। सेकंड, आप देखिए कि एग्रीरियन सेक्टर के अंदर में अगर आपको कोई फुल यहाँ पे जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो, तो ये जो जो कर्ज माफ़ी करना एक शॉर्ट टर्म गेन है कि छोटे समय का खुशी है, लंबे समय का कोई यहाँ पे इसका खुशी नहीं है कि कंप्लीटली कोई सॉल्यूशन है वो इसका एग्जिस्ट करता हो। हमारा जो एग्रीरियन सोसाइटी है जिसमें आप एग्रीरियन जो वर्क है एग्रीकल्चर का, उसमें आप देखिए कि डिस्ट्रेस एग्जिस्ट करता है कि फार्मर है उनका जो इनकम है वो इस तरीके से नहीं है, उनको एग्रीकल्चर वे में इस तरीके से बेनिफिट नहीं है कि अपना जो लाइफ है उसको लाइवलीहुड को वो कैरी आउट कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग में क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उसको लेके आना चाहिए। इजीली वे के अंदर में जो लोन है वो एक्सेसिबल उनको हो सके, कोलेटरल फ्री लोन है वो मिल सके किसानों को, और उसको समय के साथ में वो पे है वो भी यहाँ पे करें, जिससे कि स्टेट्स का जो ये डेप्थ का जो बर्डन है वो भी यहाँ पे रिड्यूस है वो हो सके। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिसको आप अपने आंसर के अंदर में लिख सको। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का एक केस है जिसमें किसी पर्सन का जो लैंड है वो फोर्सफुली वे के अंदर में लिया गया था जो पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको कंपनसेशन नहीं दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि उनको कंपनसेट है वो किया जाए, कंपनसेट उनको किया जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि जो एक्विजिशन का जो प्रोसीडिंग है उसके बिना ये वर्क है वो हुआ था। गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ये पहले का ये केस है, काफ़ी पहले का ये केस है जो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग में जजमेंट है वो दिया है। जब भी हम लैंड के बारे में रीड करते हैं, ज़मीन के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री में जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट डोमेन में ये सब्जेक्ट है वो आया करता है, और स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंड एक्विजिशन हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो उनको कंपनसेट है वो किया जाए। इसका भी एक पॉलिसी है वो होना चाहिए, पॉलिसी एग्जिस्ट भी करता है, बट ये जो पहले फोर्स वे के अंदर में ये लैंड है वो लिया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो केरल के बारे में है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि केरल का जो नेम है वो प्रपोज किया गया था कि केरल का जो नेम है वो केरलम है वो किया जाए। पहले वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है केरल का, उन्होंने भी एक ऐसा रिजोल्यूशन है वो पास किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया गया था कि ऐसा जो जो केरलम नेम है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। तो ये तो वहाँ का प्रोसेस के बारे में हुआ। अभी जो पार्लियामेंट के अंदर में जो बिल है वो पास हुआ, बिल के पास होने के बाद में अब आप देखिए कि प्रेसिडेंट मैम के द्वारा उसको असेंट है वो दिया गया है। तो प्रेसिडेंट जो है वो असेंट किस आर्टिकल के थ्रू ग्रांट करते हैं, आर्टिकल 111 है जो पावर देता है किसी भी बिल को एक्ट के रूप से एग्जिस्टेंस में अगर आपको लेके आना है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को जब असेंट देंगे इस आर्टिकल के थ्रू तो उसी के बाद में वो एग्जिस्टेंस में आएगा। सेकेंड, आप देखिए कि किस आर्टिकल में इसको चेंज का रिक्वायरमेंट होगा, क्या आर्टिकल 1 के अंदर में चेंज का रिक्वायरमेंट है वो रहेगा। तो आर्टिकल 1 है वो किसके बारे में है कि इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उसके अंदर में आप देखिए कि स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो इंडिया का जो टेरिटरी है उसके डोमेन में जो आया करते हैं उनके बारे में मेंशन है आर्टिकल 1 के अंदर में। आर्टिकल 2 है वो क्या है, एडमिशन या क्रिएशन ऑफ स्टेट के बारे में है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जो आप स्टेट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में जब आप रीड करते हो तो उसी के अंदर में आप एक प्रोविज़न को रीड करना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उसको वहाँ पे ओपन करना और उसके अंदर में देखना। कॉन्स्टिट्यूशन का बुक नहीं है तो गूगल करना आर्टिकल 3 को, और इसके जब आप प्रोविज़न को देखोगे तो आप देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, नए स्टेट का फॉर्मेशन उसके बारे में बताया गया है। किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना, किसी स्टेट के एरिया को डिक्रीज करना, किसी भी टेरिटरी के एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने का राइट है यहाँ पे आर्टिकल जो प्रोविज़न है यहाँ पे आर्टिकल 3 के अंदर में। फिर आप देखिए कि अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री है उसके बारे में भी मेंशन है कि किसी का जो बाउंड्री है उसको अल्टर कर दिया जाए। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री के अलावा अगर किसी स्टेट का नेम को अगर चेंज करना है, नाम को भी अगर बदलना है, तो उसका भी ये जो प्रोसेस है, जो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ करता है आर्टिकल 3 के अंदर में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी है वो होना चाहिए आर्टिकल 3 के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, कावेरी वाटर शेयरिंग के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अब इसको डिसाइड करेंगे, अभी इस प्रोसेस को वो कम्प्लीटली वे के अंदर में एनालाइज करेंगे, उसी के बाद में उनका ये जो कावेरी वाटर शेयरिंग है उसका जो जो कोई डिसीजन है वो लिया जाएगा। अभी ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में था, हमने काफ़ी बार इसको रीड भी किया है कि कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन कौन से स्टेट हैं वो इसके पार्टी हुआ करते हैं वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में।
बट अब जो पॉइंट आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि काफ़ी बार हमने कावेरी रिवर की कुछ ट्राइब्यूटरीज को भी देखा है, और इस फोटो के अंदर में जो रिजर्वोयर्स को दिखाया गया है वो काबिनी है, काबिनी इसका एक ट्राइब्यूटरी है वो हुआ करती है। तो सपोज कीजिए आपको याद नहीं है कोई यहाँ पे उसका जो ट्राइब्यूटरी है वो याद नहीं है, और कहीं ऑप्शन के अंदर में अगर काबिनी भी दिया है तो आप उसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो, उसको उस आंसर के अंदर में कंसिडर कर सकते हो, ऐसे आपको ये ट्राइब्यूटरी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कावेरी के ओरिजिन के बारे में देखें तो ब्रह्मगिरी नाम का हिल्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसमें आया करती हैं। वहाँ पे ताल कावेरी नाम की जो जगह है ये आपको कर्नाटका का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड एरिया है, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है। उसके बाद में कर्नाटका से इसका जो मूवमेंट है वो तमिलनाडु के लिए होता है, और तमिलनाडु और पुडुचेरी के एरिया के अंदर में इसका वाटर है वो शेयर हुआ करता है। बट केरल भी इसका पार्टी है इस कावेरी वाटर शेयरिंग का। तो केरल के वहाँ से आप देखिए कि कुछ इसका ट्राइब्यूटरी आया करती हैं, कुछ इसका जो सहायक नदी हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, इसमें मिलती हैं, वो केरल से आती हैं। इस वजह से केरल को भी इसका जो पार्टी है वो रखा गया है वाटर शेयरिंग का यहाँ पे। अब कावेरी वाटर शेयरिंग का जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कावेरी वाटर रेगुलेशन जो कमेटी है जो एग्जामिन करती है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में सिचुएशन कैसा है, कहाँ से कितना वाटर है उसको रिलीज करना है। और इसका जो हाईएस्ट बॉडी है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाईएस्ट बॉडी कौन सा है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस स्टूडेंट्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारा जो रिवर वाटर का इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, उसके थ्रू इसको क्रिएट है वो किया गया है। 1956 का जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है उसके थ्रू में। और आप देखिए कि रिवर वाटर का शेयरिंग का जो आपको जो आर्टिकल भी है वो भी पता होना चाहिए। जो आर्टिकल हमारे यहाँ पे 262 है वो एग्जिस्ट करता है वाटर शेयरिंग के बारे में। एक इंटर स्टेट काउंसिल भी है जो 263 है, जो कि काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हो, और हमारे यहाँ पे भी इस्टेब्लिश है उसको किया गया था 90s के समय में। बट वो फंक्शनिंग वे में नहीं हुआ करती है, जो कि स्टेट्स के बिटवीन में, सेंटर और स्टेट के बिटवीन में कोऑपरेशन है उसको बूस्ट है वो करें। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी रिसेंटली माइंस का जो बिल आया, माइंस का जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो बिल है, अब आप देखिए उसमें चेंज किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि उनका जो माइनिंग का जो लैंड है उसके ऊपर में जो टैक्सेशन को लगाना है, टैक्स का जो कलेक्शन है उसको ये हार्म करेगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मेजर जो मिनरल हैं जो सेंटर के डोमेन में आया करते हैं उसी के ऊपर में रेगुलेशन लाने के लिए बिल है वो यहाँ पे लाया गया है उनके द्वारा। तो यहाँ पे केरल के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट है वो किया है। तो एग्जाम के पर्पज से तो एक तो आपको यहाँ पे माइंस के जो मिनरल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि जो मेजर मिनरल हैं, मेजर मिनरल तो किसके डोमेन में आते हैं, सेंटर के डोमेन में आते हैं। माइनर मिनरल है वो किसके डोमेन में आते हैं, माइनर मिनरल हैं वो स्टेट के डोमेन में आया करते हैं। तो ये तो यहाँ पे एक बेसिक हुआ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बिल के बारे में हम देख चुके हैं कि जो माइंस का जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के रिगार्डिंग में भी इन्होंने इश्यूज बताया है कि उसके ऊपर में भी ये जो लैंड के ऊपर में टैक्स को कलेक्ट करना ये स्टेट का यहाँ पे पावर है, और ये उसको ये हार्म है वो करेगा। न्यूज़ के अंदर में एक और पॉइंट मेंशन है, केरल के वहाँ पे कोलम का जो एरिया है, कोलम के एरिया के अंदर में आप देखिए कि मिनरल रिच जो कोस्टल बेल्ट एग्जिस्ट करता है। तो उसको इन्होंने बताया कि केरल का वो ये जो बेल्ट है उसके ऊपर में ये जो हमारा जो पावर है उसको इम्पैक्ट होगा इस बिल की वजह से। तो ये उनका ऑब्जेक्शन है। तो ये आपको ये बेल्ट भी पता होना चाहिए। केरल के अंदर में कौन कौन से मिनरल्स मिला करते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं वो इससे केरल स्टेट के अंदर में मिलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। क्या मोनेजाइट सैंड है वो वहाँ पे ही मिलता है क्या, केरल के अंदर में ही, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के ही बारे में है, जो विंजिजिम नाम का जो पोर्ट है जो वहाँ पे सेटअप किया था, अब वो एग्जिस्टेंस में आया है, उसके क्रूशियल फेज में है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। अब वो आप देखिए कि क्रूशियल फेज में है, फुल फ्लैज वे के अंदर में लैंड से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको भी ये कैरी आउट करेगा, लैंड एरिया से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको भी ये कैरी आउट करेगा। और डीप सी के अंदर में ये एरिया है, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो कोस्टल लाइन जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो लाइन है जो जाता है वहाँ से, मेरीन ट्रेड का, तो वहाँ से जो लोग जो जो
जो शिप वेसल हैं वो केरल के इस पोर्ट के ऊपर में आ सकेंगे। एग्जाम के पर्पज से आपको ये पता होना चाहिए कि केरल का ये जो पोर्ट है क्या मेजर पोर्ट के रूप से आता है, तो मेजर पोर्ट का ये पार्ट नहीं है, ये माइनर पोर्ट का पार्ट है। मेजर पोर्ट तो आप देखिए कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डोमेन में आया करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके डोमेन के अंदर में। कर्नाटका के द्वारा एक ईट राइट कैंपेन को चलाया गया है, तो काफ़ी ज़रूरी है प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जिस तरीके का अनएथिकल जो इश्यूज आया करते हैं कि काफ़ी बार जो ईटिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर में इस तरीके से जो थिंग्स है उनको यूज किया गया, तो एक हेल्दी ईटिंग है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया। एग्जाम में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी आप देखिए कि सितंबर का जो मंथ आता है उसको हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वह जो न्यूट्रिशनल मंथ के रूप से ऑब्जर्व करता है। पोषण माह उसको बोलते हैं कि जो क्वालिटी फूड है, न्यूट्रिशनल फूड है, उसका कंजप्शन इंक्रीज हो, उसके रिगार्डिंग में इनिशिएटिव्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, तो ये हमारा भी एक इनिशिएटिव हुआ करता है। फिर आप देखिए कि रिसेंटली जो ग्रीन इंडिया मिशन है, रिसेंटली जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसके रिगार्डिंग में कैग का जो रिपोर्ट आया, रिसेंटली ग्रीन इंडिया मिशन के थ्रू कैग का रिपोर्ट आया, और कैग का रिपोर्ट इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उनके अचीवमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को रेज करता है कि जितना इसको अचीव करना चाहिए था वो अचीव यहाँ पे नहीं हुआ है, जितना यहाँ पे जो 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 टोटल फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। फिर फंड के बारे में भी इश्यूज आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन के भी इश्यूज हैं, तो ये सबको ये बताता है। बट क्या हमारे यहाँ पे कुछ इसका पॉजिटिव अचीव हुआ है, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें लार्जर वे के अंदर में कंसिडर करना चाहिए, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर थर्ड के अंदर में, जीएस पेपर सेकंड में भी पूछ सकता है कैग के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस रिपोर्ट को आप बताओगे कि समय समय पे जो कैग है वो इस तरीके से एग्जामिन करता है, चाहे उसका एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टमार्टम वे के अंदर में ही हो कि कोई स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुका है उसके बाद में उसको एग्जामिन करना है। बट वो ओवरऑल आप देखिए कि कोई भी रिव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि मिशन में क्या प्रॉब्लम रहा, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जीएस पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉइंट के रूप से आप इसको यूज है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स को देखें तो फर्स्ट आप देखिए कि परफॉर्मेंस का जो ऑडिट किया गया कैग के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन का, तो ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो कवर है जो कि एक हीलिंग सिचुएशन में होना चाहिए था, अभी वो उस तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया है, वो वहाँ पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट वो नहीं हुआ। 2008 के समय में हमारे कंट्री में 2008 के समय में नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज के थ्रू 8 मिशंस को सेटअप किया गया था, जिसमें एक जो मिशन है वो ग्रीन इंडिया मिशन है। टोटल यहाँ पे 1.4 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट का जो क्वालिटी है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना था। 1.4 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट है वो एग्जिस्टेंस में लेके आना था। बट अचीव है वो कितना हुआ है, अचीव हुआ है इस जो टारगेट है उसका 1/10 है वो ही यहाँ पे अचीव हुआ, जो कि 0.11 मिलियन हेक्टेयर के रूप से आता है। कैंपा का जो फंड है, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन का जो फंड है, उसके थ्रू इंडस्ट्रीज से पैसा कलेक्ट किया गया। एमजी नरेगा नाम का जो इनिशिएटिव होता था, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के रूप से एग्जिस्ट करता है, उनको यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया गया प्लांटेशन ड्राइव के लिए। काफ़ी सारे जो रिसेंट आप देखें कि हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स आए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, जिसके थ्रू फॉरेस्ट जो सैम्पलिंग्स हैं उनको लगाया गया है कि जिससे कि ट्री कवर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर कुछ स्क्वायर किलोमीटर 1400 कुछ स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ, 1425 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है उसका वहाँ पे ग्रीन कवर है वो इंक्रीज हुआ। बट आप देखिएगा अगर हम इसको ट्रू वे के अंदर में ट्री कवर के रूप से देखेंगे तो लार्जर वे के अंदर में ये जो है वो ट्री कवर ही है। आउटसाइड द ये जो फॉरेस्ट के अंदर में लार्जर जो एरिया है वो एग्जिस्ट करता है। फिर हमें जो कार्बन सिंक बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री कवर करेंगे, तो जो पेरिस का जो एग्रीमेंट है जो COP21 में हमने लिया था, UNFCCC का जो COP21 हुआ था, उसके पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप से रखा था कि हमें 2.5 मिलियन से लेकर 3 बिलियन तक का जो टन्स है वो कार्बन सिंक है वो बनाना है। 3 बिलियन टन्स का जो कार्बन सिंक है वो बनाना है।
तो कार्बन सिंक को बनाने के अंदर में भी ये अचीव है वो करेगा। इस तरीके से अगर हम ट्री कवर को इंक्रीज है वो करेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पे अरावली के बारे में है कि अरावली का वो ये हमारा सबसे, आप देखिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है, जो कि जिसके ऊपर विलायती कीकर हैं, जो आप देखिए कि जो आपको एक इन्वेजिव स्पीसीज के रूप से उसको हम देख सकते हैं, विलायती कीकर है, उसका वहाँ पे प्रेजेंस है। अभी उसके अंदर में माइनिंग का इश्यू है, तो उसमें ग्रीन वॉल को एक इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया कि ग्रीन वॉल को हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, रिस्टोर करेंगे वहाँ पे फॉरेस्ट को। तो कंटिन्यूस जो ये जो ट्री है उनका काउंटिंग भी जरूरी है, और कंटिन्यूस जो रिस्टोरेशन के जो प्रोसेस हैं वो भी होने चाहिए, जिससे कि हमारा ट्री कवर है, कार्बन सिंक है, वो यहाँ पे सेटअप है वो हो सके। और फॉरेस्ट कवर को हमें इंक्रीज करने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग में 33% का जो एरिया है उसको हमें फॉरेस्ट कवर के रूप से सेटअप है वो करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में, कि अभी जो रिसेंटली जो डाटा आए हैं जुलाई मंथ के, वो बताते हैं कि हमारा 20% के आसपास जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के रिगार्डिंग में, तो 20% इंक्रीज बताया गया कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसके बाद में भी इस तरीके से हमारा इंक्रीज होना एक पॉजिटिव स्टेप है, उसको ये बताता है। अभी किस तरीके से अचीव हुआ, एक तो आप देखिए कि फ्यूल का जो यूएस ने जो ब्लॉकेज लगाया है, फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्रूड ऑयल के ही रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनका हमारा एक्सपोर्ट होना वो यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करता है। सेकंड, आप देखिए कि हमने इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट किया है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो हमने डाइवर्सिफाई किए हैं। तो ये इसको इस तरीके से डिकोड है वो करता है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ यहाँ पे जो नए जो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोजेक्ट हैं, कुछ हमारे नए जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आए, ये बिजनेस का जो पेज है उसके ऊपर में मेंशन है कि इंजीनियरिंग एंड डेट इंजीनियरिंग के जो मैन्युफैक्चरिंग के नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो बन सके, उसका भी कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली अप्रूवल है वो दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ब्लैक मनी है वो हमारे यहाँ पे लार्जर वे में इलेक्शन प्रोसेस में एग्जिस्ट करता है, जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको ये हैम्पर है वो किया करता है। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया कि इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे इश्यू हैं उनको यहाँ पे डील किया जाए। एक अगर हमें जो कम्प्रीहेंसिव जो कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी है वो नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर मैनर में जब ही होगा जब इलेक्शन कमीशन अपना जो ड्यूटी है उसको डायरेक्टली इस फेयर मैनर में कैरी आउट करेगा, ब्लैक मनी है उसको कर्व करने का कोशिश है वो करेगा। फिर आप देखिए कि ट्रांसजेंडर पर्सनस का जो बिल है, जो 2026 का ये जो बिल है, जिसमें चेंजेस किए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, कि अथॉरिटीज़ हैं वो आइडेंटिफिकेशन को कैरी आउट करेंगे। बट पहले का जो बिल है उसके थ्रू जिन लोगों ने अपने जो आईडी कार्ड्स इश्यू हुए हैं उनको किसी रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में उनका जो आइडेंटिटी है उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे वैलिड है वो रहेगा। ये सेंटर का यहाँ पे स्टेटमेंट है जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनके पेटिशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो हमारे सनफ्लावर का जो ऑयल आया करता था रसिया यूक्रेन के, वहाँ से सनफ्लावर का जो ऑयल आया करता था कहाँ से, रसिया और यूक्रेन से। बट आप देखिए कि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर में अटैक्स हुए हैं, ड्रोन के अटैक्स हुए हैं। ड्रोन के अटैक्स के अलावा आपको ये भी मिलेगा कि जो पोर्ट का जो एरिया है, स्पेशली आप देखिए कि जो ओडेसा नाम का जो पोर्ट है यूक्रेन का, जहाँ से सप्लाई होता था, उसको भी टारगेट किया गया रसिया के द्वारा। यूक्रेन ने भी रसिया के काफ़ी सारे एरियाज़ को टारगेट किया है। तो सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई में डिस्टरबेंस हुआ। हमारा जो सोया ऑयल है, सोया ऑयल का जो परचेज है वो हमने इंक्रीज कर दिया है, उसको हमने इंपोर्ट है वो किया है। कहाँ से लेके आते हैं हम सोया ऑयल को? सोया ऑयल को हम लेके आते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील के, वहाँ से जो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, वहाँ से हम इसको परचेज करते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से। क्यों हमने इसका इंक्रीज किया, यहाँ पे परचेज क्यों इंक्रीज हुआ? एक तो आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर के समय में फेस्टिवल का सीजन आएगा, अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल भी आएगा, वेडिंग का सीजन भी रहेगा, और ये जो डिस्टरबेंस को देखते हुए पहले ही यहाँ पे परचेज है वो कर लिया गया। तो इस तरीके से रिसेंटली इसका जो परचेज नंबर है, जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, किसका? सोया ऑयल का जो यहाँ पे प्राइस है। क्या हमारा डोमेस्टिक इस तरीके से प्रोडक्शन नहीं है? क्या हमारा डोमेस्टिक डिमांड को हम खुद से ही जो फुलफिल है वो कर सके? तो डोमेस्टिक आप देखिए कि
डेट जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो आपको मस्टर्ड ऑयल का मिलेगा, बट वो हमारा खुद का ही जो कंजप्शन है उसी के अंदर में यूटिलाइज होता है। और भी काफ़ी सारे ऑयल हैं वो हम परचेज करते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से पाम ऑयल का परचेज करना हो, सोया ऑयल को यहाँ से लिया गया है, सनफ्लावर का ऑयल है वो हम रशिया और यूक्रेन से लाया करते हैं, बट वहाँ का डिस्टर्बेंस की वजह से एक अल्टरनेटिव ऑयल है जिसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, और वर्ल्ड के इस न्यूज़ के अंदर में जो बताया गया है ओमान के बारे में, कि रसिया और ईरान और ओमान का जो ये जो डिस्कशन होगा, ईरान और ओमान का ये जो डिस्कशन हुआ है और बोथ कंट्रीज उसको एग्री भी करते हैं, तो यूएस के प्रेसिडेंट ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो ओमान को यहाँ पे टारगेट है वो करेंगे, ओमान के ऊपर भी बॉम्बिंग है वो कर सकते हैं। अब ओमान के बारे में तो कह दिया गया, ओमान को आप देखिए कि हम यहाँ पे क्यों रीड करना चाहिए हमें। एक तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एरिया है वहाँ पे सपोज कीजिए ये यहाँ पे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया आया करता है, ये जो टिप एरिया है, ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा किसका, ओमान का, और रेस्ट ऑफ द ओमान यहाँ पे है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है, उनके कुछ पोर्ट हैं जो कि डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में एक्सेसिबल हुआ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टिप एरिया है हॉर्मूज के जो टिप के ऊपर में, इसको हम किस नाम से जाना करते हैं, तो इसका एक पेनिनसुलर ये रीजन है, मुसंदम, इस पेनिनसुला को बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं स्टूडेंट, मुसंदम, मुसंदम पेनिनसुला। ये रेस्ट ऑफ द ईरान ओमान है उससे अलग है। अब इसको बॉम्बिंग करने के लिए कहा गया, ईरान को कहा कि आप सरेंडर कीजिए, ये कंटिन्यूस जो ईरान और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है, जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग में ये एरिया है वो न्यूज़ में है। नेक्स्ट आप देखिए कि इराक का जो रीजन है, वैसे तो कुर्द जो पर्सन है वो 4 कंट्रीज में लार्जर वे में है, कुछ ईरान में है, कुछ इराक के वहाँ पे हैं। इराक के वहाँ पे जो उनका रीजन है वो ऑटोनोमस रीजन के रूप से एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इंटेलिजेंस का जो उनका चीफ है वो भी हुआ करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि सीरिया के अंदर में उनका प्रेजेंस है, और कुछ उनका जो प्रेजेंस है वो टर्की के वहाँ पे है। टर्की ने भी अभी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, क्योंकि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को डिसआर्म करने के लिए कहा है, पीके के नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन है। सीरिया के भी कुछ एरिया में उनका उनका जो अपना ऑटोनोमस एरिया है वो हुआ करता है। अब इराक के इस रीजन में, इराक का जो ये कुर्द लोगों का जो रीजन है, इसको अराउंड 100 टाइम्स वो टारगेट किया है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं, ऑफिस हैं, इंटेलिजेंस के जो पर्सन है उनका जो ऑफिस है उसको भी टारगेट किया गया ड्रोन अटैक के थ्रू। अब ये अटैक किसने किया है, ये अटैक जब से ये यूएस का अटैक हुआ है, जब से ईरान के द्वारा किया गया है, या ईरान को सपोर्ट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रो ईरान का एक ऑर्गेनाइजेशन है इराक के अंदर में, उस प्रो ईरान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटैक है वो किया गया कुर्द लोगों का ये जो रीजन है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में है। कोंगो के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, बट वहाँ पे जो इबोला का जो केस आया है, इबोला का जो केस आया है उसके एक वेरिएंट के बारे में बताया गया कि वो वेरिएंट की वजह से आप देखिए कि मोर देन 2300 के आसपास जो लोग हैं उनका कैजुअलिटी हुआ है, काफ़ी सारे लोग इम्पेक्टेड हैं। और ये जो स्ट्रेन है, ये जो वेरिएंट है इबोला का, इसका आप देखिए कि कोई वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। कल हमने रीड किया था फोटो के अंदर में इटूरी प्रोविंस के बारे में, कि इबोला के अंदर में जो इटूरी प्रोविंस है, इटूरी प्रोविंस का ही वो एरिया है जहाँ पे गोल्ड को भी निकाला जाता है, गोल्ड माइन है वो भी एग्जिस्ट करती हैं उस एरिया में, जिसमें फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर है, उसका यूज होता है काफ़ी बार। M3 रेबल ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, और इसी एरिया में इबोला के जो केस हैं वो वहाँ पे इमर्ज हैं वो हुए थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यमन के बारे में। यमन का जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, एक तो आप देखिए उसको टारगेट किया है, यमन के जो होतीज रेबल ग्रुप हैं उनके द्वारा, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यमन का गवर्नमेंट है उसको, और सऊदी को भी यहाँ पे टारगेट है वो किया गया। सऊदी ने अभी आप देखिए कि रिटेलिएशन के अंदर में कुछ भी नहीं किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि होतीज को टारगेट है वो करेंगे। तो सऊदी का जो वेस्टर्न कोस्ट है जो रेड सी के अंदर में है, वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं, मिसाइल के थ्रू अटैक किया करते हैं। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनका यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में ऑर्डर हैं, कि उन्होंने बैक करने के लिए कहा कि साउथ कोरिया के साथ में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होना है उसको बैक है वो किया जाए, और अगर बैक ना हो सके
तो मिनिमम जो उनके जो शिप वेसल हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, ज़्यादा संख्या में ना जाएं जितना वहाँ पे टारगेट है। क्यों किया गया? यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि नॉर्थ कोरियन जो लीडर हैं उनके साथ में उनका बेटर रिलेशन है, वो एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। अभी आप देखिए कि साउथ कोरिया ने भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया के साथ में वो डिस्कशन करेंगे, जिससे कि 1950 से लेकर 1950-53 के समय ये स्टार्ट हुआ कोरियन वॉर है, उसको एंड किया जा सके, पीसफुल वे के अंदर में कंट्रीज हैं वो एग्जिस्ट करें। यहाँ पे टारगेट के बारे में है, रसिया और यूक्रेन ने एक दूसरे के वहाँ पे टारगेट किए हैं, पोर्ट एरिया को टारगेट है वो किया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे डेट जो अदर कंट्री हैं जिनके साथ में एरिया शेयर होता है, स्पेशली जो रोमानिया का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे उनका एक पोर्ट सिचुएटेड है, डेन्यूब नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में, उसको उस पोर्ट को भी टारगेट किया है रसिया ने यहाँ पे, यूक्रेन के पोर्ट को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया है। अब लार्जर वे में अटैक्स वो इंक्रीज हुए हैं रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर में। 15 अगस्त का जो डे है, जब 2021 के समय में 15 अगस्त को आप देखिए कि तालिबान है उन्होंने पावर को टेक ओवर किया था, और तालिबान का ये जो 5 ईयर का एनिवर्सरी है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया तालिबान के वहाँ पे भी। इंडिया के अंदर में जो इनका कंसुलेट है वहाँ पे भी आप देखिए कि ये जो तालिबान विक्ट्री डे है उसको उसको ऑर्गेनाइज है वो किया है। क्या इंडिया ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है? इंडिया ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। ओनली आप देखिए कि रसिया नाम का जो कंट्री है वो तालिबान को अभी प्रेजेंट समय में रिकॉग्नाइज करता है। यूनेस्को का एक रिपोर्ट था, वो बताता है कि 2.2 मिलियन के आसपास जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको एजुकेशन से बाहर किया गया है, तालिबान के पावर में आने के बाद में उनको एजुकेशन है वो नहीं मिला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, कि जो बुंदेलखंड का एरिया है, केन बेतवा प्रोजेक्ट है, केन बेतवा प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? बुंदेलखंड के अंदर में। तो इस केन बेतवा प्रोजेक्ट की वजह से जो वहाँ पे एरिया सबमर्ज होगा तो उनको कंपनसेट किया जाए। उनका जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था, जिसमें उन्होंने चिता के ऊपर में प्रोटेस्ट किया था काफ़ी दिनों तक, अप्रैल के समय भी वो न्यूज़ में थे। तो केन बेतवा ये प्रोजेक्ट क्या है? 2021 के समय में रिवर इंटरलिंकिंग इस प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया। केन रिवर से आप देखिए कि बेतवा के अंदर में जो पानी है वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जिससे कि जो डेफिसिट वाटर का जो सिचुएशन रहे वहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो हो सके। ये बोथ रिवर्स हैं, वो ट्राइब्यूटरी किसका है? यमुना का ये ट्राइब्यूटरी है। केन जो रिवर है वो विंध्या से निकलती है, बेतवा जो रिवर है वो भी विंध्या से निकलती है। तो केन और बेतवा दोनों विंध्या के माउंटेन एरिया से निकला करते हैं, एक जगह से नहीं निकलते हैं, अलग अलग जगह से ओरिजिन हुआ करता है। और ये बाद में आप देखिए कि बांदा का जो एरिया है, बांदा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बेतवा जो है और बांदा के अंदर में केन जो है वो यमुना से मिला करती हैं। तो यमुना का ये ट्राइब्यूटरी हुआ करती हैं। 21 के समय में इस इंटरलिंकिंग को अलाउ किया गया। पन्ना का जो टाइगर रिजर्व है, जो छतरपुर है, पन्ना का जो एरिया है, पन्ना के वहाँ से तो आप देखिए कि डायमंड भी निकला करता है, हीरा भी निकलता है उसमें। तो पन्ना के वहाँ पे आप देखिए कि डेट पन्ना में जो टाइगर रिजर्व है उसका भी कुछ एरिया इसमें सबमर्ज हो सकता है, उसका भी जो 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 मेंशन है वो हुआ करता है। आदिवासी लोग, जो ट्राइबल लोग हैं, उनका प्रोटेस्ट इसी वजह से है कि जो उनको कंपनसेट दिया जाए, जो उनका एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन को रीड करते हैं, एक जो इश्यू एग्जिस्ट करता है वो यही करता है कि डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट, की डेवलपमेंट हम करेंगे, हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे रिलेटेड वहाँ के लोगों को जो डिस्प्लेस किया जाता है, इसकी वजह से काफ़ी सारा ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब है वो हुआ करती है। तो उनका एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान होना चाहिए, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दिया जाए, वो अपना लाइवलीहुड को कैरी आउट करें, क्योंकि उनका कम्प्लीटली डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे होता है। तो इस वजह से इन्होंने रजिस्ट किया है, प्रोटेस्ट वो किया है। आप देखिए कि फोटो के अंदर में एक ऐप को दिखाया गया है, ओरानगुतान इसको बोला करते हैं। तो एक आपको होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे। होमवर्क ये है कि ओरानगुतान है वो क्या इंडिया के अंदर में हुआ करते हैं, क्या ये इंडिया में मिला करते हैं, या साउथ ईस्ट एशिया का जो बोर्नियो का एरिया है वहीं पे ही ये मिलते हैं? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आज के कुछ न्यूज़ थे जिनको हमने रीड किया। जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है न्यूज़ के अंदर में, उसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और अपने जो स्टूडेंट, अपने जो जो साथी जो लोग हैं जो तैयारी करते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो अगर आपको ये डिस्कशन है वो सही लगा हो तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।